अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। So वालेकुम we सलाम। have ended up. वालेकुम अस्सलाम। Okay, how was your day today? नाइस, गुड। मेरा लास्ट लेक्चर रहता है ना, इसलिए मेरे को सबकी बैटरी रिचार्ज करवानी रहती है। यू शुड बी एक्साइटेड ना। फर्स्ट लेक्चर का जितना वो होता है ना, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है एनर्जी अब तक। चलो, सो चैप्टर 1 यूनिट 1 डन। सबने होमवर्क किया? यस। यस। पक्का? मेरे को तो सबमिशंस बहुत कम आए हैं। मैम वो लास्ट वाला चार्ट एक्सप्लेन करना। जो एंड में बनवाया था वो। हाँ। ओके, हमने देखा कि बुक कीपिंग भी क्या है, अकाउंटिंग भी क्या है, राइट। सो बुक कीपिंग क्या था कि वहाँ पे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे थे, राइट। रिकॉर्ड मतलब कि वहाँ पे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बन रहा था, वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बन रहे थे, राइट। सो दैट वाज बुक कीपिंग, द बेसिक एंड फर्स्ट इनिशियल स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। बट नाउ वेयर बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटिंग स्टार्ट्स। अकाउंटिंग में हम क्या करते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते थे, फिर हम उसको एनालाइज करते थे, इंटरप्रेट करते थे और उसको कम्युनिकेट करते थे। किसको कम्युनिकेट करना रहता था? हमारे यूजर्स को। तो वो यूजर्स कौन है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, दो टाइप के हैं, राइट। जो कंपनी के लिए इंटरनल हो और जो कंपनी के लिए एक्सटर्नल हो। फिर उसका हमने एक लिस्ट पढ़ा था, लेंडर्स है, कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स है, राइट, एम्प्लॉइज है। तो वो सभी यूजर्स की एक लिस्ट हमने समझी थी। नाउ सी, अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ा टर्म है जो दोनों चीजों को कवर करता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, राइट। बुक कीपिंग जहाँ पे एंड होता है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, इसलिए अकाउंटिंग बहुत ब्रॉड है, राइट। फिर हमने देखा बुक कीपिंग में कि ये जो रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस तीनों उसमें बन जाएंगे। और यहाँ पे अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे और उसको हम एनालाइज, इंटरप्रेट करेंगे और फिर हम उसको कम्युनिकेट करेंगे यूजर्स को। यूजर्स की यहाँ पे लिस्ट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे छोटी बना देने की ना। ये जो जर्नल बनाया, लेजर बनाया और ट्रायल बैलेंस बनाया, ये किस बात का हमने बनाया? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का। कैसे ट्रांजैक्शंस? जो फाइनेंशियल इन नेचर थे, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकते थे। अब ट्रांजैक्शंस को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल एक्शन, राइट। इंडिविजुअल एक्शन टेकन बाय द बिजनेस एंटिटी। एंड इवेंट्स क्या है? रिजल्ट अकर ड्यू टू ट्रांजैक्शन, राइट। ट्रांजैक्शन करने की वजह से जो रिजल्ट आपका आया, दैट इज टर्म टू बी इवेंट। ना, ये जो अकाउंटिंग है उसमें फिर हमने पढ़ा, इफ यू सी हियर, के वहाँ पे हमने और भी चीजें पढ़ी कि अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है, सबफील्ड्स क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसलिए फिर मैंने क्या किया कि ये जो अपना है अकाउंटिंग वाला पोर्शन, उसको ही फर्दर सब डिवाइड किया। वहां पे मैंने लिखा फंक्शंस, सबफील्ड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फंक्शंस में हमें पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको एक नोट डाउन करनी थी कि ऑब्जेक्ट फंक्शंस क्या थे। आप डिसीजन मेकिंग में अकाउंटिंग को यूज कर रहे थे, फिर फोरकास्टिंग के लिए यूज कर रहे थे, राइट। वो सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने थे। फिर सब फील्ड्स कौन से थे अकाउंटिंग के? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। वो सिर्फ पॉइंट्स यहाँ पे जॉट डाउन करने थे। एंड लास्ट हमने ऑब्जेक्टिव देखा था कि कंप्लीट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन मालूम होती है, फाइनेंशियल रिजल्ट मालूम होता है। वो सभी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नोट डाउन करने थे। ये है पूरा चार्ट, जो शॉर्ट एंड स्वीट चार्ट है। लास्ट टाइम एग्जाम के दिन जब एग्जाम मतलब मानो कि ये चैप्टर आपका कवरेज नहीं हुआ
अब लास्ट डे पे सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपने कवर कर लिया और वो डिटेल चार्ट भी आपसे नहीं हो पा रहा है, तो एग्जाम के वक्त आप अगर एग्जाम हॉल पे जा रहे हो उससे 1 घंटे पहले आप जब फ्रेश होके तैयार हो उससे 1-2 घंटे पहले आप इतना छोटा सा चार्ट भी देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। अगर पूछा गया तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा, वो भी 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, राइट। तो आई होप ये चार्ट आपको अब समझ आ गया है। नाउ मूविंग फर्दर, Yes. आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2, राइट। नाउ ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इस वजह से कि आपका एक बेस बनेगा और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो भी थियोरेटिकल होगा लेकिन क्वेश्चन आने के चांसेस है एंड इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके पूरा फंडामेंटल बेस बनेगा अकाउंटिंग का। सी ना, अब हमने जो ये चैप्टर स्टार्ट किया ना, उस चैप्टर का नाम आप सबको पता है क्या था? एनीवन? Theoretical framework. यस, तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का हमारा चैप्टर का नाम है ना। फ्रेमवर्क मतलब क्या? ऐसे आप बोलते हैं ना, एक फ्रेम है, एक बॉर्डर है जिसमें हमें काम करना है, राइट। तो अकाउंटिंग भी एक फ्रेम में वर्क करता है। इसमें हमें गाइडेंस दी हुई है, सभी प्रिंसिपल्स दिए हुए, रूल्स दिए हुए, रेगुलेशंस दिए हुए, जिसके हिसाब से हमें अकाउंटिंग करना है। तो ये फ्रेमवर्क हमें जानना है कि ये बॉर्डर हमें जो अकाउंटिंग की दी गई हुई है किस प्रिंसिपल्स के अंडरलाइन में हमें वर्क करना है, वो हमें यहाँ पे चैप्टर में समझना है। So our unit 2 talks about accounting concepts, principles and conventions. तो अभी आपके दिमाग में आएगा मैम ये कंसेप्ट का मतलब क्या, प्रिंसिपल का मतलब क्या एंड कन्वेंशन का मतलब क्या। पहले बात करते हैं कंसेप्ट की। तीनों का मीनिंग थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है लेकिन तीनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। आई मीन उसको आगे जब आप पढ़ेंगे ना तब उसको आप कॉन्सेप्ट बोले तो भी चलेगा, प्रिंसिपल बोले तो भी चलेगा, कन्वेंशन बोले तो भी चलेगा, लेकिन हमें पहले थियोरेटिकल मीनिंग समझ लेना है। नाउ कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट मीन्स आइडिया और अ नोशन दैट हैज अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। एक ऐसा आइडिया आपको दिया हुआ है जिसका यूनिवर्सल बेस पे एप्लीकेशन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, राइट। ये पहले से डिराइव्ड रहता है, राइट। इट इज ऑलरेडी डिराइव्ड एंड वी आर जस्ट यूजिंग इट, और सिर्फ हमने यूनिवर्सल बेसिस पे सभी फॉर्म्स उसको यूज कर लिए, तो दैट विल बी टर्म टू बी अकाउंटिंग कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। What do you mean by accounting principles? These are set of rules and regulations, right? और आपकी बुक में ऐसा वर्ड यूज हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। पूरा एक बॉडी है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म किए हैं कि आपको इस तरह से अकाउंटिंग करना रहेगा, तो वो आपको बताया है, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोला जाता है। पूरा एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपको सेट दिया गया है कि आपको इस तरह से अपना अकाउंटिंग करना है, राइट। फिर कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन एक्चुअल में ऐसा है, आप जनरली जो मेथड फॉलो करते हो, राइट, उसको हम जनरल प्रैक्टिस में जो आप यूज करते हैं, जनरली जो मेथड आप फॉलो करते हैं अकाउंटिंग की, उसको हम कन्वेंशंस बोलते हैं। मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मानो आपके लिए कोई जनरल प्रैक्टिस अलग है और मेरे लिए जनरल प्रैक्टिस अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई सिचुएशन में मैं ऐसा बोलूँ कि यहाँ पे मेरे लिए झूठ बोलना बेहतर है, लेकिन आप बोले कि नहीं, झूठ बोलना बेहतर नहीं ही है, तो पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन वो डिफर करता है। तो जनरल बेसिस पे हम जो प्रैक्टिस फॉलो करें, जो भी मेथड यूज करें, उसको क्या बोला जाएगा? अकाउंटिंग कन्वेंशन। इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होता है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन, अकाउंटेंट टू अकाउंटेंट डिफर करता है। वो जनरली जिस तरह से अकाउंटिंग करता है उसके जनरल मेथड से के हिसाब से जो थोड़ी सी प्रैक्टिस वो यूज करता है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। ना तीनों का एक ही बात कहनी है कि हमें वो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है कि वो कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं जो हमें अकाउंटिंग को फ्रेम करने में हेल्पफुल होते हैं। सो पहले आप यहाँ पे आ जाए, आपको ये मैं सभी चीजें टेक्स्ट से एक बार रिलेट करवा देती हूँ, राइट। फिर आपको अब घर पे जाके सिर्फ पढ़ना ही रहेगा। सी,
Our Unit 2 Accounting Concepts, Principles and Conventions। यहाँ पे टेक्स्ट में आपको 12 कॉन्सेप्ट ऐसे दिए गए हैं जो आपको बेस बनाएंगे अकाउंटिंग करने के लिए, राइट। These are used interchangeably to generate and construct your financial statements। Now, ये आपको चैप्टर का ओवरव्यू दिया हुआ है। आप देखिए ये सभी है ना कॉन्सेप्ट के नाम लिखे हुए, ये सभी 12 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। बहुत इजी है और बहुत काम के हैं, प्रैक्टिस लेवल पे भी आपको ये काम आएगी। नाउ ये तो इंट्रोडक्शन है। सी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? एक आइडिया है, एक नोशन है, राइट, जो एक्चुअल में ऑलरेडी डिराइव्ड रहता है और यूनिवर्सली उसको अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल मानो डेप्रिसिएशन है तो सभी डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करते हैं ना। डेप्रिसिएशन का आइडिया ऑलरेडी पहले से ही था, हम तो सिर्फ उसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ हम नहीं, इंडस्ट्री में सभी फर्म्स डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करती है फिक्स एसेट्स पे, राइट। सो दैट इज अ concept that is termed to be an accounting concept. Now next, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? सेट और बॉडी और डॉक्ट्रिन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। जो थियोरीज दिए हुए हैं, जो प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, जो रूल्स दिए हुए हैं, जो एक्चुअल में हम अभी करंट प्रैक्टिस में उसको यूज करते हैं, उसको बोला जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि फॉलोइंग कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए प्रिंसिपल्स बनाने वक्त, कि वो रियल एजम्पशंस को बेस्ड होने चाहिए, वो सिंपल होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, ठीक है, आपको समझ में आ सके ऐसे होने चाहिए। फिर आफ्टर वो एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, उसमें से हमें पूरा एक्सप्लेनेशन, उसका इंटरप्रिटेशन समझ आए वैसा होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नेचर का नहीं होना चाहिए। Thereafter it must be followed consistently। हर एक चीज जो कोई मैंने आपको उस वक्त लास्ट चैप्टर में भी, लास्ट यूनिट में भी एक एग्जांपल दिया था कि डेप्रिसिएशन मेथड, तो आप WDV तो WDV ही फॉलो करें। हर साल अलग अलग मेथड नहीं फॉलो करना चाहिए, कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। जैसे कि आपकी पढ़ाई में भी मैंने बोला, आपको रोजाना कंसिस्टेंटली वर्क करना रहेगा, आपको रोजाना कंसिस्टेंटली स्टडी करना रहेगा, राइट। नाउ they should be able to reflect future predictions। आगे आने वाला फ्यूचर के प्रोडिक्शन है उसको आप एस्टिमेट कर जाने चाहिए, फोरकास्ट कर जाने चाहिए। एंड दे शुड बी इंफॉर्मेशनल टू यूजर्स, राइट। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एजम्पशन, सिर्फ हमें समझना था अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो कन्वेंशंस को क्या है? जो रेगुलर प्रैक्टिसेस होती है, जो अलग अलग फॉर्म्स अपनी सोसाइटी में उसको फॉलो करती है, उसको बोला जाता है कन्वेंशंस, राइट। नॉर्मल प्रैक्टिस से जो खड़ा होता है, जो यूज में आता है, उसको बोला जाता है कन्वेंशंस। एक्चुअल में उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होता है, वो फॉर्म टू फॉर्म डिफर रहता है, राइट। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने भी खुद ने बोला कि सी ये जो तीनों वर्ड्स है ना, हम उसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, इसलिए सिर्फ ये तो बेसिक आइडिया आपको दिया कि तीनों का मीनिंग अलग है, लेकिन तीनों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट, now we will start with the actual concepts। So our first concept, if you see, it is entity concept, right? Now what do you mean by entity concept? एंटिटी कंसेप्ट ऐसा बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों चीजें अलग है। मतलब क्या मैम? आप ऐसे समझो, ये बिजनेसमैन है, ठीक है, ये एक ओनर है जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ये उनका बिजनेस है, राइट। तो अभी इसमें उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट, मतलब उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है, ये उनका इन्वेस्टमेंट हुआ। तो क्या हम बिजनेस का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें, बैलेंस शीट प्रिपेयर करें, तो ये जो इनका कैपिटल है, क्या हम उनको इन्वेस्टमेंट के तौर पे यहाँ पे बताते हैं? ये पर्सन मिस्टर बी, मानो बिजनेसमैन मिस्टर बी, उन्होंने तो यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये तो उनका इन्वेस्टमेंट हुआ। तो क्या हम उसको इन्वेस्टमेंट में एसेट साइड में दिखाएंगे? नहीं, हम कहाँ पे दिखाएंगे? कैपिटल में, दैट इज ऑन द लायबिलिटी साइड। वो क्यों मैम? क्योंकि हम अकाउंटिंग किसके बेसिस पे करते हैं? इन द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस एंड नॉट द बिजनेसमैन। इनका अकाउंट्स अलग बनेगा, इनका बैलेंस शीट खुद का पर्सनल अलग बनेगा, बिजनेस का बैलेंस शीट अलग बनेगा, राइट। दोनों मर्ज नहीं हो सकते हैं। तो ये जो आप बिजनेस में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये यहाँ पे दिखेगा कि इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस सो एंड सो,
राइट एंड ये है बिजनेस में उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, तो वो बनेगा हमारा कैपिटल। कैपिटल हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, वो क्योंकि एक्चुअली बिजनेस इज लायबल टू पे दैट अमाउंट टू द इन्वेस्टर। जो ओनर ने इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ना, आज नहीं तो कल वो कैपिटल हमें उनको रिटर्न करना होगा, राइट। तो एक्चुअल में हमारा वो लायबिलिटी है, दैट बिजनेस इज लायबल टू दैट ओनर। तो इस वजह से हम उसको लायबिलिटी साइड में बताते हैं। तो अकाउंटिंग का मेन कंसेप्ट यही है दैट ओनर एंड द बिजनेस बोथ आर डिफरेंट। So business entity is different and businessman is different. Accounts of businessman and business entity both will be prepared separately, right? Now फिर इसका ये एग्जाम्पल है एक कैपिटल का। फिर आप मानो ये मिस्टर बी है ना, बिजनेसमैन, उन्होंने क्या एक एक्सपेंस इनकर किया। कौन सा एक्सपेंस इनकर किया मैम? इलेक्ट्रिसिटी पे किया, ठीक है। तो बिजनेस, वो जो बिजनेस चलाते थे ना, तो उनका फैक्ट्री का भी एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया और एक उनके खुद के घर का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया। तो ये जो अपना ऑफिस का, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, वो कहाँ पे आएगा? बिजनेस के अकाउंट्स में, राइट। एंड जो हाउस होल्ड है, घर का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, राइट, तो क्या वो आएगा बिजनेस के अकाउंट्स में? नहीं, वो उनका पर्सनल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा, राइट। और ये हम उसको कैसे बताएंगे? ड्राइंग्स के फॉर्म में बताएंगे, मतलब कि वो घर खर्च के लिए यहाँ से कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ कर गए, राइट। उसको हम ड्राइंग से बताएंगे। उन्होंने अगर बिजनेस के पैसे से पेमेंट किया होगा ना, तो भी हम उसको ड्राइंग बोलेंगे, लेकिन इसको हम बिजनेस का एक्सपेंडिचर तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, राइट। So this way the concept want to say that business entity and businessmen both are different, right? इतना सिंपल कॉन्सेप्ट ये पहले वाला है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट। फिर दोनों में आपको टेक्स्ट से एक दफा दिखा देती हूँ, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नाउ मैम व्हाट डू यू मीन बाय मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? राइट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट में ऐसा बोला जाता है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसको मॉनिटरी टर्म्स में मेजर करें, राइट। वही ट्रांजेक्शन्स आप अकाउंटिंग में दिखाए जो मॉनिटरी टर्म्स में आप उसको मेजर कर सके। सिर्फ इतना ही बोलता है ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, मॉनिटरी मेजरमेंट कंसेप्ट। Here they say that businessman and business both are different. This is business entity and this is owner. Both are different. And here they say that monetary terms में जो भी value हो सके, measure हो सके, वही transactions हमारे accounting में include होगी. Right? Now, let's come to our text. Right? See, this is the entity concept. देखिए, business enterprise is a separate identity as a part from its owner, right? जो ओनर ने इन्वेस्ट कैपिटल किया है वो एक्चुअल में रिस्क कैपिटल है और एंटरप्राइज इज लायबल टू ओनर, ठीक है। इसलिए हम उसको लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं कि उनको आज नहीं तो कल वो हमें पे करना होगा, राइट ना। फिर उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है कैपिटल एंड ड्राइंग्स का पूरा समझाने के लिए, तो वो आप एक दफा देख जाना, राइट, कि कैपिटल से ड्राइंग्स माइनस किया है। उन्होंने घर खर्च के लिए जो फंड विड्रॉ किया है फैमिली एक्सपेंस के लिए, वो ड्राइंग्स हमने बताया है, राइट। नाउ नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बोला वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड है जो मनी के वैल्यू में मेजर हो सके। तो यहाँ पे भी सेम देखिए यही बात बोली है, only those transactions which can be measured in terms of money are recorded, since money is the medium of exchange and standard of economic value, right? तो वही ट्रांजेक्शन जो मनी के टर्म्स में वैल्यू हो सकते हैं वही रिकॉर्ड होंगे। तो मेजरिंग यूनिट क्या होता है? जनरली जो भी कंट्री में आप डोमिसाइल्ड है, जो भी कंट्री में आपका रूलिंग करेंसी होता है, उसके डोमिनेशन में हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे और अकाउंटिंग करेंगे, राइट ना। ये हुआ हमारा दूसरा कंसेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज पीरियोडिसिटी, राइट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, तो ये क्या बोलना चाहता है कि इस कंसेप्ट में वो लोग ऐसा बोलते हैं कि आप है ना
आपको मतलब इनडेफिनेट पीरियड के लिए अकाउंटिंग नहीं करना है। आपको बोला है कि मिनिमम एक टाइम इंटरवल रखे कि आपको उतने का अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पहले देना होगा, उतनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको रिकॉर्ड करनी रहेगी। तो ये एक टाइम इंटरवल आप रखिए। जनरली ये टाइम इंटरवल क्या होता है, 1 year, दैट इज 12 months। मिनिमम आपको 12 months का ये टाइम पीरियड रखना रहता है। फिर आप 15 महीना भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जनरली हम कौन सा फॉलो करते हैं, 12 months 1 year, दैट इज 1st April to 31st March, राइट। सो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ये समझाना चाहता है कि आप इंडेफिनेट पीरियड के लिए अकाउंटिंग किए ही जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टाइम पीरियड होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क, टाइम विद इन टाइम फ्रेम में आपको वो करना रहेगा, राइट। सो दिस मीन्स टू बी पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, राइट। नाउ दूसरा एक कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न ये बोलता है कि आप है ना फोरसीएबल फ्यूचर में काम करेंगे। मतलब क्या मैम, अभी आप एक बिजनेस चला रहे हैं, राइट। तो आप बैलेंस शीट में आपने हमेशा एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड की होगी, अगर आपको याद हो तो। जिस प्राइस पे आपने परचेज किया होगा ना एसेट को, वही प्राइस से आपने उनको रिकॉर्ड किया होगा, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट। आप क्यों हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं और क्यों फेयर वैल्यू पे या फिर मार्केट वैल्यू पे नहीं करते या फिर रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं करते? बिकॉज हमारा अजम्पशन है, बिजनेस का हमेशा एक अजम्पशन रहता है दैट दे विल कंटिन्यू टू अ फोरसीएबल फ्यूचर, राइट। दे हैव नो neither an intention nor a necessity to curtail its material business operations। मतलब उनको कोई जरूरियात भी नहीं है, कोई उनका इरादा भी नहीं है उनके मटेरियल बिजनेस ऑपरेशंस को स्टॉप कर देने का। वो आते फ्यूचर में काम करता रहेगा, right? So this is termed to be going concern. Now let's move to our text and see both the topics. आपको बीच में डाउट आए तो प्लीज मेरे को बताते रहना, मैं साथ में सॉल्व करती रहूंगी, राइट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, अब देखिए कि आपको एक डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड के लिए अकाउंटिंग करना रहता है। आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए काम नहीं कर सकते हैं, राइट। फिर जनरली हम कौन सा लेते हैं, 1st April to 31st March। जनरली हम 12 मंथ्स का प्रिपेयर करते हैं। आप फिर उसको 6 महीना, 9 महीना और 15 महीना का भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इनडेफिनेट टाइम के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। वो क्यों? अगर इनडेफिनेट टाइम के लिए किया ना, तो आप जो वो एंट्रीज आपने अगर 11th-12th में पास की होगी ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फिर प्रीपेड एक्सपेंस, राइट, आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है, प्री रिसीव्ड इनकम, वो कोई भी आपकी रहेगी नहीं, क्योंकि कोई टाइम पीरियड ही नहीं, कभी भी आए कभी भी जाए, ये इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, राइट। तो इस वजह से हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अकाउंटिंग करना होगा। तो ये था आपका पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट, तो अक्रूवल कंसेप्ट में वो लोग क्या बोलना चाहते हैं, मैं आपको गोइंग कंसर्न आगे आता है तो उसमें समझा देती हूँ, राइट। नाउ अक्रूवल कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट में वो लोग ऐसा बोलते हैं, अक्रूवल मतलब के मर्केंटाइल, उसका दूसरा नाम भी है मर्केंटाइल कंसेप्ट, राइट। उसमें वो लोग ऐसा बोलते हैं मर्केंटाइल और अक्रूवल, राइट। अभी अकाउंटिंग करने के लिए दो मेथड्स है, दो बेसिस है। कौन से? एक तो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड दूसरा है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, राइट। अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अलग बात करता है, कैश सिस्टम अलग बात करता है। कैश में वो लोग ये बोलते हैं आपको जब जब कैश रिसीव होगा बिजनेस एंटिटी के अंदर और आप जब कैश पे करेंगे तभी आप उसको अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। आई मीन कि अगर आपने कोई एक्सपेंस इनकर किया लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया तो अभी वो रिकॉर्ड नहीं होगा। आप जब उस एक्सपेंस को पे करेंगे तब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसका एग्जाम्पल ये है कि मानो आज मैंने कोई एक्सपेंस इनकर किया, मानो आज मेरा लाइट बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया मेरे गोडाउन का या फिर मेरे बिजनेस प्रीमाइसेस का, राइट। तो आज जाके मैं पे नहीं कर रही हूँ तो वो मेरे कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन
अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मर्केंटाइल ऐसा बोलता है कि आपको हर एक ट्रांजैक्शन जो आपके रिपोर्टिंग पीरियड मीन्स योर फाइनेंशियल ईयर फॉर विच यू आर डूइंग द अकाउंटिंग। तो रिपोर्टिंग पीरियड में जो भी इनकम आपको रिसीव हुई, अक्रू हुई, और जो भी एक्सपेंस आपके ड्यू हुए या फिर पे हुए, उन सभी को आप रिकॉर्ड करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे बोला अक्रू हुआ मतलब कि आपका इनकम आने के लिए फिक्स हो गया, लेकिन अभी सिर्फ रिसीव नहीं हुआ, कैश हाथ में नहीं आया, लेकिन आपने सर्विस दे दी, आपका इनकम फिक्स हो गया कि आपको वहां से पैसा आना होगा, तो आप उसको अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कैश बेसिस पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे। फिर एक्सपेंस है कि आज लाइट बिल आ गया, इस साल का है, तो आपको इस साल में रिकॉर्ड कर देना है, पेमेंट भले आप नेक्स्ट ईयर करें, राइट। तो दिस इज अक्रूवल कंसेप्ट, राइट। आपको ये एंड तक काम आएगा, फाइनल में भी, प्रैक्टिस में भी आपको ये काम आएगा, राइट। नाउ आप इसका रेंट का भी एग्जांपल ले लीजिए कि आपने मानो रेंट है ना आपका 2000 रुपीज पर मंथ है, राइट, 2000 रुपीज पर मंथ। तो 12 महीने हुए, हमें 12 महीने के लिए रिपोर्टिंग करेंगे पीरियोडिसिटी के हिसाब से, तो फिर ये कितना हुआ, 24,000 रुपीज हुए, राइट। अभी इसमें से 20 मानो के हमने 18,000 पे कर दिया और 6,000 पे करना बाकी है। ये है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और ये है पेड एक्सपेंस, राइट। तो आप ये साल है 1920, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 1920। तो आप मेरे को बताएंगे आप इस फाइनेंशियल ईयर 1920 के प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी अमाउंट से रेंट रिकॉर्ड करेंगे, 18,000 से, 6,000 से, या फिर 24,000 से। हमें अक्रूवल कंसेप्ट यूज करना है। चलो मुझे बताओ। 24 यस 24,000। यस, गुड। सो अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलेगा, भले आपने पेमेंट नहीं किया, लेकिन आपको टोटल अमाउंट, जो भी पूरा साल का जो भी एक्सपेंस इनकर हुआ है, जो भी इनकम अक्रू हुई है, वह सभी आपको बतानी होगी। तो आपका 24,000 एक्सपेंस साइड में आएगा, ना ही 18 ना ही 6, सिर्फ पूरा मिला के 24,000 आएगा, राइट। नाउ दिस वाज अक्रूवल कंसेप्ट। नेक्स्ट, फिर अक्रूवल कंसेप्ट के उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, आप देखिए, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके हम प्रॉफिट निकालते हैं अकाउंट अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से, लेकिन कैश में हम क्या करते हैं, जो कैश रिसीव हुई उसमें से कैश जो पे हुई वो माइनस करेंगे, तब जाके हमें मिलेगा प्रॉफिट। यहाँ पे अक्रूवल में हमारा जो रेवेन्यू होता है वो कैश में रियलाइज नहीं हुआ होता है, लेकिन कैश सिस्टम में जब वो तभी रिकॉर्ड होगा जब आपका कैश रिसीव हो चुका हो। फिर उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, कैश में बी रिसीव्ड साइमल्टेनियसली और बिफोर रेवेन्यू इज क्रिएटेड और आफ्टर रेवेन्यू इज क्रिएटेड। मतलब आज आपने सर्विस दी तो आपको पहले भी कैश रिसीव हो सकती है, उसी दिन भी हो सकती है और उसके बाद भी हो सकती है, राइट। एंड एक्सपेंसेस मे नॉट बी पेड इन कैश। तो एक्सपेंस भी बिफोर एक्सपेंस, आफ्टर एक्सपेंस या फिर एट द टाइम ऑफ एक्सपेंस कभी भी पे हो सकते हैं। दैट इज अक्रूवल। नाउ मैचिंग कंसेप्ट, राइट। ना मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपको ऐसा नहीं बोल रहा है, मैचिंग मतलब कि कुछ मैच करने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या मैच करने की बात हो रही है, एक्सपेंस और रेवेन्यू की बात हो रही है कि आप इन दोनों को मैच करके चलेंगे। मतलब क्या हमें इक्वल्स रखना है, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल ही नहीं आएगा। इक्वल करने की ये बात नहीं करता, ये लोग ऐसा कहते हैं कि आपको उसको मैच करना है। मतलब क्या मैम, कि आपको एक रिपोर्टिंग पीरियड है, उसमें जितनी रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज करें उसके सभी एक्सपेंस इसी रिपोर्टिंग पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब क्या मैम, आप हमें एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। मैं एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, तो मैं एक बॉल पेन मैन्युफैक्चर करती हूँ। मेरा बॉल पेन मैन्युफैक्चरिंग मतलब पेन जो मैन्युफैक्चर हुई ना, उसमें से मैंने 10,000 मेरी पेन सेल की, राइट। मैंने 10,000 नंबर ऑफ यूनिट सेल कर दिए ये पेन के। अभी मेरे को क्या करना है कि इस साल मैंने 10,000 सेल की ना, तो 10,000 के हिसाब से मेरा एक पेन मानो
₹20 का था तो मेरी इतनी इनकम रिसीव हुई, तो इस रेवेन्यू के हिसाब से जो जो खर्चे मेरे इस बार हुए वो सभी यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूंगी। मतलब क्या, ये 10,000 पेन बनाने के लिए मेरे को जो भी खर्चा लगा, लाइट बिल है, फिर मेरा रेंट है शॉप का, ठीक है, फिर मेरे को पेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई रॉ मटेरियल चाहिए होगा, प्लास्टिक वगैरह, रिफिल वगैरह, तो वो सभी का मेरे को जो खर्चा लगेगा, फिर मैंने लेबर अपॉइंट किया होगा तो वो मेरे को खर्चा लगा, वो सभी खर्चा ये 10,000 यूनिट्स बनाने का जिससे मेरे को मुनाफा हुआ वो मेरे को यहाँ पे रिकॉर्ड करना रहेगा। तो इस तरह से मैचिंग प्रिंसिपल सेज के whatever income or revenue you record, the expense that you have incurred to receive this revenue or to earn this revenue, you will record it in the same reporting period, right? So all expenses matched with the revenue of that period should be taken into consideration, right? So this was matching concept. Now they have given one example here. Mr. P.K. started clothes business. He purchased 10,000 pieces garments at 100 per piece and sold 8,000 pieces at 150 per piece. During the accounting period of 12 months, 1st January to 31st December. Now he paid shop rent at 3,000 for 11 months. इस तरह से उन्होंने बोला कि ये जो परचेजेस इतनी है और हमारा सेल्स कितना है 8,000, तो इनका जो भी एक्सपेंस हुआ परचेज का, शॉप रेंट का, सप्लायर्स को पेमेंट किया, कस्टमर से रिसीव, वो सभी हम इस साल ही रिकॉर्ड करेंगे और उसको मैच करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट, उन्होंने देखिए पूरा वो बैलेंस शीट के तौर पे बना लिया है, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी रिकॉर्ड कर लिए, तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉफिट इक्वल टू पीरियोडिक रेवेन्यू माइनस मैच्ड एक्सपेंसेस, राइट। तो ये इक्वेशन है जो पीरियोडिसिटी एंड मैचिंग प्रिंसिपल को रिकॉर्ड करता है। मतलब कि पीरियड के हिसाब से आपका जो भी रिपोर्टिंग पीरियड है उसके हिसाब से उस रिपोर्टिंग पीरियड में आपने जो भी रेवेन्यू अर्न किया उसको अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किया वो आप इस साल रिकॉर्ड करेंगे, राइट। नेक्स्ट, नाउ गोइंग कंसर्न। व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग कंसर्न? मैंने आपको समझा कि आप आगे के आते साल में आप अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो एंटरप्राइज इज अ गोइंग कंसर्न if it will continue its operation for the foreseeable future, right। तो इसका एजम्पशन रहता है कि आपका कोई इरादा भी नहीं है और आपकी कोई नेसेसिटी भी नहीं है उसको लिक्विडेट करने की या फिर उनके बिजनेस ऑपरेशंस को कर्टेल मतलब कि स्टॉप कर देने की, राइट। ये वर्ड्स आपको है ना अपने दिल में उतार देने के हैं, मतलब ये आपको याद रह जाने चाहिए, राइट। क्योंकि ये आपको यहाँ पे नहीं हर मतलब प्रैक्टिस तक आपको हर जगह पे काम आएगी। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनलाइज करेंगे तब भी नोट्स टू अकाउंट्स में ये गोइंग कंसर्न वाला आपको लिखना होगा, अगर आपका गोइंग कंसर्न है ना फॉलो नहीं हुआ रहेगा तब। या फिर आप इंटर में आएंगे तो इंटर में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये सब आपको आएगा, और अभी फाउंडेशन में भी आएगा, फाइनल में भी आएगा, तो ये है ना आपको दिमाग में रह जाना चाहिए ये वर्ड्स, राइट। तो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग कंसर्न। फिर उन्होंने बोला कि आप है ना ये एसेट्स है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं ना कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, बिकॉज कि हमें पता है कि हम हमारा बिजनेस आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे को इस साल के बाद मेरा बिजनेस स्टॉप कर देना है, तब हम सभी चीज़ों को उसके रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि अब हमें सब बेच देना है, हमारे पास कौन सी अमाउंट किस चीज़ की कितनी अमाउंट आएगी उस अमाउंट से हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, ना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, right। So that was going concern. Now we have our next concept, that is cost concept. यहाँ पे cost concept ये बोलता है कि आपको अपना एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब जो प्राइस पे आपने एसेट खरीदा उस प्राइस पे आपको रिकॉर्ड करना है, इतना सिंपल है, ठीक है। ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो वही कॉस्ट कॉन्सेप्ट बता रहे। आज आपने प्लांट एंड मशीनरी
₹10 लाख का खरीदा, तो आप अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी को कितनी एसेट साइड में कौन सी वैल्यू से बिताएंगे? 10 लाख से। दैट इज योर एक्विजिशन प्राइस और योर हिस्टोरिकल कॉस्ट, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है वो इससे पूरा अपोजिट है। वो कौन सा है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में वो लोग ऐसा बोलते हैं कि आप उससे रिकॉर्ड करें कि जो अमाउंट से आपका बिजनेस वो रियलाइज करेगा, राइट। सी, any change in value of asset is to be recorded only when the business realizes it, right। now रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में वो ऐसा बोलते हैं कि आपको एसेट रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी रहेगी, और वो रियलाइजेबल वैल्यू कब आप रिकॉर्ड करेंगे? जब वो बिजनेस आपका रियलाइज कर ले, राइट। तो आपका एसेट की वैल्यू में जो भी चेंज आ रहा है और उस चेंज का आप रियलाइज करें तब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, राइट। हाँ, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो તું કિચનમાં લઈ જા ને, હો ને, મારે લેક્ચર શરૂ છે ને એટલે જરૂર પડે ને। તો જો હોલમાં સ્ટૂલ ને ચેર છે અને ગેલેરીમાં ફેન છે, હો। Sorry, now coming back, realization concept, right। so what does realization concept said that कि हमें realizable value पे हमारी एसेट को रिकॉर्ड करना है, राइट। जब बिजनेस उसको रियलाइज कर देगा। फिर उन्होंने एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए, इतना उसमें खास नहीं है, राइट। ना just 1 second, sorry for disturbance। So I'm back. Sorry for the disturbance. Right? Where we reached, we are done with the realizable value concept. Right? Next, dual aspect वाला ये तो start हो गया था। So this was realization concept. Now dual aspect concept. This is the base of accounting. आपने dual entry system तो आपने समझा ही रहेगा, right? So what this concept says कि आपको हर एक ट्रांजेक्शन और हर एक इवेंट का दो इफेक्ट देना रहता है। I mean that each and every event has a reaction, right? मतलब कि ऐसे ही आप बोलो कि हर एक का दो इफेक्ट रहेगा, हर एक ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स का, राइट। उनके दो एस्पेक्ट रहेंगे। उस एस्पेक्ट में वो लोग ऐसा बोलते हैं कि या तो आपका एसेट इंक्रीज होगा और साथों साथ आपका कोई अदर एसेट डिक्रीज होगा, या फिर आपका एसेट इंक्रीज होगा तो लायबिलिटी डिक्रीज होगा, या तो आपका एसेट इंक्रीज होगा और उसके साथ साथ लायबिलिटी भी इंक्रीज होगा, राइट। या फिर आपका एसेट घटेगा उसके साथ साथ लायबिलिटी भी घटेगा। वो क्यों? क्योंकि हम हर एक ट्रांजेक्शन एंड हर एक इवेंट्स का दो इफेक्ट देते हैं, राइट। वी पास डबल एंट्री सिस्टम, राइट। ना इसका एक बेस है हमारा, आपने 11th में पढ़ा हो तो कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी, राइट। वो कैसे मैम? आपने अगर बैलेंस शीट फॉर्म की हो तो एसेट साइड में से आप लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज सभी माइनस कर दे तो आपके पास बचेगा वो होगा ओनर्स फंड्स, दैट इज इक्विटी। इक्विटी में रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गया, कैपिटल भी आ गया, राइट। ये है आपके कैपिटल, ये है आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस,
और बाकी है आउटसाइड लायबिलिटीज जो आपको बाहर वालों को पे करनी रहती है, और यहाँ पे होते हैं आपके एसेट्स। अगर आप इसमें से एसेट्स में से ये आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा इक्विटी, right? So this is the very basic equation of accounting that is derived from dual aspect, right? Next, फिर उन्होंने उनका एक पूरा एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे उन्होंने बैलेंस शीट और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट देके हमें समझाया कि हम डबल एंट्री पे पूरा रिकॉर्ड करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट्स करते हैं। सो इतना डिटेल में तो जाने की जरूरत नहीं है ना। सो एवरी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट हैज टू एस्पेक्ट्स। सी I said that assets minus liabilities is equal to equity। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि एसेट को यहाँ पे बाहर रख ले, तो इक्विटी प्लस लायबिलिटीज विल कम टू योर एसेट्स, राइट। फिर आप क्या बोलेंगे, ये जो इक्विटी है उसमें ये सभी लॉन्ग टर्म एंड करंट लायबिलिटीज ऐड करें तब जाके आपके एसेट बन जाएंगे। लायबिलिटीज कैसी हो सकती है, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, राइट। एंड फिर एसेट्स आपके कैसे हो सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स दैट इज नॉन करंट, और फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, राइट। ये सभी मिला के हमारा इक्विटी बनता है, राइट ना। ये जो फिर एक एक को आप बाहर निकाले तब आपको पता चलता है कि ये जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है वो क्या रहता है, फिक्स एसेट्स, फिर उसमें करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज दैट इज वर्किंग कैपिटल ऐड कर दीजिए। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इक्विटी क्या है आपका, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, राइट। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म में आपको ये इक्वेशन समझाया। सो दिस इज वन ऑफ द बेस ऑफ अवर ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, राइट नाउ। नेक्स्ट, कंजर्वेटिज्म। बहुत मतलब ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। कंजर्वेटिज्म का अदर नेम है प्रूडेंस, राइट। व्हाट डू यू आल्सो टर्म इट टू बी प्रूडेंस। प्रूडेंस बहुत फेमस नाम है, कंजर्वेटिज्म भी उसका एक दूसरा नाम है। अब कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस अप्रोच क्या बोलता है, वो लोग ऐसा बोलते हैं दैट ऑल द प्रोबेबल लॉसेस विल बी रिकॉर्डेड बट योर प्रोबेबल गेन्स वोंट be recorded in accounting until they are realized. See, mark my words, all the probable losses will be recorded, right। आपको अगर पता चला कि मेरे को इतने का लॉस होने वाला है तो आप उसको रिकॉर्ड कर देंगे, अपनी बुक्स में प्रोवाइड कर देंगे। इसका एग्जांपल है हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, राइट। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें डर है कि ऐसा कोई हमारा खर्चा आपको आने वाला है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बोलूं कि आपकी कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है, राइट, और आपका पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग योर केस ये ज्यादा है, तो आपको पेमेंट करना आएगा, पेनल्टी या फिर डैमेज चार्जेस पे करना आएगा, तो आप उसका प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो वो क्यों, क्योंकि आने वाला लॉस है तो आप उसको हमेशा रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आने वाली गेन्स को आप कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि वो आपको रियलाइज ना हो जाए। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि रिसीव, बट रियलाइज ना हो जाए, ठीक है। जब तक उसकी सर्टेनिटी फिक्स ना हो जाए, आपका सर्विस रियलाइज ना हो जाए, तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो प्रूडेंस में हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ प्रॉफिट 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 नहीं दिखाना चाहते, लेकिन जो भी आने वाला लॉस है उससे हम डरते हैं, उसको हम रख देते कि भाई ऐसा कुछ लॉस आने वाला है, हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए। ये सिर्फ प्रूडेंस बोलता है। लेकिन आगे कोई इनकम आपको रिसीव होने वाली है, मानो आते साल आपको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, आपको ऐसा लग रहा है कि यह कॉन्ट्रैक्ट आपका फाइनलाइज हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है। उसकी वजह से आपके इस नेक्स्ट ईयर में 2,50,000 मार्कर एक साथ लॉट में बिकेगी। वन सेकंड में, एक भी नहीं। ઓલામાં ઓલું છે મિલ્ટનમાં ડબ્બો તો ગમે એ સ્ટીલનો કે એનો આપણે અંદર પડ્યો છે કબાટમાં, રાઈટ, સોરી।
today I'm disturbing you a lot. I'm sorry. Right? So आपको यह प्रिंसिपल ऐसा बोलता है कि आपको हर एक प्रोबेबल लॉसेस को रिकॉग्नाइज कर लेना है, लेकिन गेन्स को नहीं रिकॉग्नाइज करना है। उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मानो आपका एक फ्यूचर में इनकम होने वाला है, ऐसा टाइप का इनकम कि आपको लग रहा है कि आपका ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और वो आपका कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो जाएगा, उसकी वजह से नेक्स्ट ईयर आपका एक साथ 2,50,000 पेन्स का ऑर्डर आएगा, वो एक साथ आपका बिक जाएगा, उससे आपको बहुत बड़ा मुनाफा होगा, बहुत बड़ा गेन होगा। Then will you recognize this gain? No, 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 because your contract is not finalized. You have not produced 2,50,000 pens and you haven't delivered those pens to the कस्टमर, राइट? जब तक कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज नहीं होता है, आप उस प्रोडक्ट को उनको डिलीवर नहीं कर देते, तब तक आप उस गेन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, राइट? सो दैट वाज योर गेन, दैट इज प्रोबेबल गेन जो फ्यूचर में आने वाला है। उन सभी गेन्स को आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, लेकिन लॉसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे। इसी वजह से प्रोविजन का कंसेप्ट इमर्ज हुआ अकाउंटिंग में, राइट ना। फॉर दिस कंसेप्ट आप देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला है 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं हमारे, प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव वैल्यूज। प्रूडेंस मतलब यही कंजर्वेटिज्म, राइट? एंड न्यूट्रलिटी मतलब कि आपको पॉसिबल लॉसेस को रिकॉर्ड कर लेना है अनबायस्ड तौर पे, मतलब उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना है। लॉस आने वाला है तो समझ लो आपको पैसा साइड में रखना है, राइट ना। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या बेटा, कि मैंने आपको बोला स्टडीज हर साल स्टडीज हर रोज करनी पड़ेगी फ्रॉम डे 1, दैट इज टर्म टू बी कंसिस्टेंसी। मतलब कि आपको जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो करें वो हर साल फॉलो करनी पड़ेगी। उसका एग्जांपल लीजिए, इन्वेंट्री आप FIFO मेथड से वैल्यू करते हैं, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से वैल्यू करते हैं, तो आपको हर साल उसी मेथड से फॉलो करनी होगी विदाउट सम एक्सेप्शंस। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी तो थोड़ी मेंटेन करनी ही रहेगी, मतलब आप 5-7 साल में कोई ऐसा चेंज आया उस वजह से आप करना चाहते हैं तो वो बेटर रीजन पे आप उसको कर सकते हैं, बाकी हर साल आपको एक ही मेथड फॉलो करनी है। दैट इज टर्म टू बी कंसिस्टेंसी, राइट ना। आप चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी में कब ला सकते हैं? मैंने आपको एग्जांपल डेप्रिसिएशन का दिया, इन्वेंट्री का दिया, राइट? अभी आप पहले अब तक WDV फॉलो करते थे, अब आपको SLM फॉलो करना है। इस साल आपको मन हो गए तो मैंने 6 साल से WDV से डेप्रिसिएशन दिया, अब मेरे को मजा नहीं आ रहा है, मेरे को SLM फॉलो करनी है। क्या आप उस तरह से SLM फॉलो कर सकते हैं? नहीं। तो कौन से रीजन मेरे पास ऐसे होने चाहिए जिससे मैं अपना ये WDV से SLM का पॉलिसी चेंज कर सकूं? यानी कि कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी की मैं बात करूं, लेकिन ये एक एग्जांपल है, राइट? तो वो 3 रीजन है, ये मतलब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। यहाँ पे भी आएगा, इंटर में भी आएगा, फाइनल में भी आएगा। वो 3 रीजन कौन है? वो 3 रीजन ये है कि पहले तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बताया कि आपको अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने खुद ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI ने इश्यू किए हुए हैं, ठीक है? आपको आगे यहाँ पे यूनिट में पढ़ने में आएंगे, राइट? तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं कि यू नीड टू चेंज योर मेथड, तब आपको करना है। या फिर कोई लॉ है, स्टेच्यू है, एक्ट है, वो आपको बोलता है कि आपको अलग मेथड यूज करनी पड़ेगी, देन यू विल हैव टू। एंड नेक्स्ट है ओनली एंड ओनली के ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे कि आपको लगता है जो ये न्यू मेथड है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर बताएगा इस एसेट का, राइट? तब जाके आप मेथड चेंज करेंगे, लेकिन इसके लिए वैलिड जजमेंट होना चाहिए, आप उसको प्रूव करने चाहिए और आपको उसको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा। और उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट, मैंने WDV से SLM किया तो मेरा प्रॉफिट पे कितना असर आएगा, प्रॉफिट घटेगा या बढ़ेगा, वो भी मेरे को नोट्स टू अकाउंट्स में बताना रहता है, राइट? तो हम सिर्फ 3 रीजन की वजह से कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। ये बिलो दिमाग में हर जगह में खून खून में लिख देना चाहिए, बिकॉज इट विल कम आउट अंटिल एंड। हमारे पास अच्छे, हाँ। सो आपको ये एंड तक आएगा कि तो आपको ये तीनों रीजंस मतलब दिलो दिमाग में बिठा देने हैं। दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग, चेंज इज
accordance with accounting standards, changes in accordance with the. So let me end here today. We will go with the next concepts tomorrow. अभी थोड़ा ही बाकी है मटेरियलिटी एंड हाँ पहले एक बात बोल दूँ आप लोगों को कि फंडामेंटल अकाउंट एजम्पशंस वो आपके तीन है जो हमने पढ़े